कलेश। मम्मी जी, मैं अपने मायके से भर भर के सोना लाई हूँ। मुझे कुछ बोलने से पहले सोच लीजिएगा। अब इस घर की मालकिन मैं हूँ, आप नहीं। रीमा अपनी सास गीता से बोली। गीता बोली, भगवान से तो डर बहू, रोज सुबह से शाम सुनाती रहती है। जरा तो मेरी इज्जत का ख्याल रख, पड़ोस तक आवाज जाती होगी तुम्हारी। पड़ोस वाली सरिता जी यह आवाज सुन अपने कमरे में बाहर आकर अपनी बहू काव्या से बोली, अरे बहू, सुबह सुबह टीवी क्यों चला दिया है तुमने? कितनी आवाज आ रही है? क्या मैं बोली, मम्मी जी यह आवाज टीवी की नहीं है, यह आवाज तो हमारे पड़ोसन के घर से आ रही है। लगता है आज फिर गीता चाची और उनकी बहू रीमा की लड़ाई हो गई है। सरिता बोली, हाँ बहू, इन दोनों का तो यही रोज का काम है। सरिता जी अपने कमरे से वापस आकर बैठ गई। उतने में काव्या चाय लेकर आई और बोली, मम्मी जी यह लीजिए चाय, और नाश्ते में क्या बनाना है यह भी तो बता दीजिए। जो तुम्हारी मर्जी बना लो दो बहू। बोलकर सरिता जी सोचने लगी, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने मुझे इतनी अच्छी बहू दी, वरना आजकल हर घर में सास बहू के बढ़ते झगड़े को देखकर लगता है कि जैसे हर घर का युद्ध मैदान ज्यादा है। यह मोहल्ले में सबके घर में सास बहू की अलग अलग महाभारत चल रही है। अच्छा है भगवान तूने मुझे अच्छी बहू दी, वरना मेरा घर भी आज अखाड़ा बन गया होता। शाम को प्रेस वाली गीता सरिता के घर आई। गीता को देख सरिता अपनी बहू काव्या से बोली, जा बहू तू चाय पकौड़े बना ला। गीता हमारे रोज रोज कहाँ आती है? और गीता को अपने कमरे में मिलाकर सरिता बोली, गीता मैं तुझसे मिलने आने ही वाली थी, अच्छा हुआ तू जो चली आई। तुम दोनों सास बहू रोज रोज झगड़ते हो, आखिर ऐसा भी क्या हो गया है? गीता बोली, सरिता रहने दो, तू नहीं समझेगी। सरिता बोली, भला मैं क्यों नहीं समझूंगी, मैं भी तो तेरी तरह सास हूँ। गीता बोली, हाँ सरिता दीदी, आप भी तो सास हो, मगर मैं गरीब मायके की बेटी की सास हूँ, और मैं ठहरी अमीर मायके की बेटी की सास। अच्छा खासा दहेज जो लाई है मेरी बहू रीमा, इसीलिए हर बात पर ताने देती रहती है। सरिता बोली, इस मामले में बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरी बहू काव्या तो बहुत समझदार और सुलझी हुई है। झगड़ा करने तो दूर, कभी आवाज ऊंचा करके भी बात नहीं करती काव्या। गीता बोली, सरिता दीदी, अभी आपकी बहू को आए समय ही कितना हुआ है, 2 महीने में आपकी बहू थोड़ी अपना असली रंग बताएगी। अभी महीने साल गुजरने दो, फिर देखना ये बहू कैसे अपना असली रंग दिखाएगी। मेरी वाली भले स्वभाव की तेज है, मगर कम से कम अपनी वाली की तरह अच्छा होने का ढंग तो नहीं करती, जो है मुंह पर बोलती है। आपकी और मेरी बहू तो एक ही शहर से है, और मेरी बहू रीमा बता रही थी कि काव्या इतनी भी सीधी नहीं है जितना तुम लोग उसे समझते हो, और इसके परिवार में तो तुम लोग को जानबूझकर दहेज नहीं दिया, वरना आज की तारीख में भला कौन बाप अपनी बेटी को ऐसे खाली हाथ विदा करता है क्या? सरिता दीदी अपनी सीधी हो, इसीलिए आपको हल्के में ले लिया आपकी बहू के मायके वाले, वरना आपके बेटी को ऐसे खाली हाथ विदा करने की हिम्मत नहीं करते। मैं तो कहती हूँ कि आपकी बहू को इतना सिर पे मत चढ़ाओ, हो सके तो उसे ढंग से बात भी मत करो, फिर देखना कैसे उसकी और उसकी माँ बाप अक्ल ठिकाने आएगी। उतने में काव्या चाय और पकौड़े लेकर आ जाती है। गीता काव्या को देख अपनी बात बदल कर बोली, अरे काव्या, इतना सब करने की क्या जरूरत थी, आकर बैठ हमारे साथ। काव्या बोली, गीता चाची आप लोग दीजिए, मैं रसोई से सारे काम निपटाकर अभी थोड़ी देर में आती हूँ। काव्या के जाते ही गीता बोली, देखा सरिता दीदी, तुम्हारी बहू तो मीठी चूरी है, तुमने मीठा बना के काटेगी। अरे मैं तो कहती हूँ कि इस गरीब मायके को ताना दिया करो दीदी, फिर देखना कैसे इसके मायके से पैसे भी आने लगेंगे, और आपकी बहू भी आपकी मुट्ठी में रहेगी। कहकर गीता पकौड़े और चाय का आनंद लेने लगी। गीता के जाने के बाद सरिता जी का हाल बेहाल हो गया। उन्होंने सोच लिया था कि अब वो अपनी बहू से ढंग से बात नहीं करेगी, आखिर वह भी एक सास है, भला बहू के सामने क्यों झुकेगी। मेरे सीधेपन का फायदा उठा गए इसके मायके वाले, तभी तो दहेज में एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी मुझे इन लोगों ने। गीता तो अपना काम करके जा चुकी थी, शक का भी सरिता जी के मन में उग चुका था। सरिता जी रात भर नींद नहीं आई, और उन्होंने अपनी बहू काव्या के मीठी जवान का शक होने लगा। उन्हें लगने लगा कि काव्या सिर्फ अच्छे होने का ढोंग करती है और जानबूझकर मीठा बोलती है, ताकि मेरे घर मेरे जजात पर कब्जा करने में उसे आसानी पाए। और मैं तो इतनी बड़ी मूर्ख निकली कि मैं इसे दिखावे में सच मानकर इससे बेटी जैसा प्यार दिया, मगर बस अब और नहीं। आखिर मैं एक सास हूँ जो इसके और इसके मायके वाले को सबक सिखाकर ही दम लूंगी। दूसरे दिन सरिता मंदिर आई तो काव्या बोली, मम्मी जी मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ, आप मंदिर गई थी और आज बताकर भी नहीं गई। सरिता बोली, क्या तुम्हारी गुलाम हूँ जो तुम्हें हर बात बताकर जाऊंगी? काव्या बोली,
मम्मी जी, मैं आपका चाय के लिए इंतजार कर रही थी। बस कीजिए, बस इसीलिए पूछ बैठी। और आपको अब तक दवाई भी नहीं लेकर बोलकर काव्या अपने और सरिता के लिए चाय बिस्किट ले आई। सरिता बोली, हाँ मेरा काम मैं कर लूंगी, मुझे ज़्यादा चाशनी भरे लफ्जों से बात करने की जरूरत नहीं है। और यह काजू बादाम वाले बिस्कुट ले ले तो, मगर तुम्हारे मायके में तो तुमने कभी ऐसे बिस्कुट खाए भी ना होंगे, यहाँ आकर तो तुम्हारे मौज ही हो गए। काव्या धीरे से बोली, मम्मी जी, आपको चाय के साथ यह बिस्किट पसंद है इसीलिए लेकर आई हो, आयता से ध्यान रखूंगी। थोड़ी देर बाद काव्या ने सभी के लिए खाना लगा दिया। जैसे ही काव्या सभी के साथ खाना खाने के लिए बैठी, सरिता बोली, काव्या अगर तुम हम सभी के साथ खाना खाने बैठ जाओगी तो सभी को खाना कौन परोसेगा? काव्या के ससुर मुकेश जी बोले, रोज तो काव्या हमारे साथ बैठकर ही खाती थी, फिर आज क्या हो गया? काव्या का पति रोहन बोला, हाँ मम्मी, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? सरिता बोली, तब काव्या नई नई शादी करके आई थी इसीलिए, मगर आप इसे यहाँ के रीति रिवाज सीखने होंगे। पति मुकेश जी और देखकर सरिता बोली, आपको क्या याद आता नहीं है? आपकी माँ ने मुझे सबसे अंत में खाना खाने की कहा करती थी। सभी बहुओं के लिए हमारे घर में यही परंपरा चली आ रही है, भला मैं इस परंपरा को कैसे तोड़ सकती हूँ? सभी खाना खाकर चले जाते हैं और बेचारी काव्या अंत में अकेले खाने बैठ जाती है। आज उसके गले से निवाला जाने का तैयार न था और उसे रोना आ गया। काव्या ने आज तक अकेले बैठकर खाना नहीं खाया था और सासू माँ का रूखा स्वभाव कहीं न कहीं उसके दिल को ठेस पहुंचा रहा था। बारिश का मौसम शुरू हो गया था। काव्या बोली, मम्मी जी, मैं सोच रही हूँ कि कमरे में हीटर लगवा दूं। ठंड भी बहुत लगती है और कपड़े भी नहीं सूखते हैं। हीटर लग जाने से कपड़ा भी जल्दी सूखने लगेंगे। सरिता बोली, हीटर और उसके लगवाने का पैसा क्या तुम्हारे मायके वाले देंगे? आपको मायके में तो 2 कमरे में घर में बड़ी हुई हो, मगर यहाँ आकर तो तुम्हारे ठाठ ही अलग हो गए हैं। यहाँ आकर तो राजवाड़ी वाली जिंदगी जीने लग रही हो तुम्हें। काव्या फिर से आंसुओं के 2 बूंद घुट पीकर रह गई और उसने सासू माँ को किसी बात का जवाब नहीं दिया। दिन महीने बीतने लगे मगर सरिता जी की ताने की बौछार बढ़ती गई। पड़ोसन के भड़कावे में आकर सरिता जी आए दिन घर में कलेश करती। एक दिन अचानक सरिता जी को चक्कर आए, वह नीचे गिर पड़ी। काव्या घर से अकेली थी। वह तुरंत कार चलाकर सरिता को लेकर हॉस्पिटल पहुंची। डॉक्टर ने चेकअप के बाद बताया कि सरिता जी को इतने दिनों से जो दवाइयां ले रही थी वह फायदा की बजाय नुकसान कर गई, जिनकी वजह से उनकी किडनी खराब हो गई है और इसीलिए उनकी किडनी बदलनी पड़ेगी, मगर डोनर मिलने में समय लग सकता है। काव्या बोली, डॉक्टर साहब आप मेरी किडनी के लिए लीजिए मगर मेरी मम्मी जी को बचा लीजिए। रोहन और मुकेश जी हॉस्पिटल पहुंचे तो देखा काव्या अपनी किडनी ट्रांसफर करवाने हो चुकी थी। सरिता जी को होश आया तो उन्हें बेटे रोहन ने सब बताते हुए कहा, जानती हो मम्मी, जिस काव्या को मायके वाले को तुम इतने ताने देते थे, आज उन लोगों ने मेरी मदद की। मैंने सारे पैसे ब्याज पर घुमाने दे रखे थे, मेरे पास कैश रुपये नहीं थे। तब उन्होंने अपनी जमा पूंजी मेरे हाथ में रखते हुए कहा, दामाद जी, आपकी माँ की जान बचाने के लिए आप यह पैसे रखिए। और जब सरिता जी को पता चला तो उनकी बहू ने किडनी देकर उनकी जान बचाई है। वो फूट फूट कर रो पड़ी और बोली, बहू मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ जो व्यवहार किया वह भड़कावे में आकर किया। काव्या जब पता चला कि पड़ोस गीता चाची की सरिता जी को भड़काया था, वह बोली, मम्मी जी, जिन लोगों के खुद के घर में सुख शांति का माहौल नहीं रहता वो दूसरे लोग दूसरे के घर में भी उलझन डालते हैं ताकि दूसरे के घर की भी सुख शांति भंग हो जाए। हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। सरिता जी ने अपनी बहू को गले लगा लिया और बोली, बहू अब मैं किसी बात को नहीं आऊंगी। ना जाने कैसे भटकावे में मैं आकर अपने घर में कितने कलेश कर लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।